नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारे बीए तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु होगी इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर हमने जो नया चैप्टर शुरू किया है इटली का एकीकरण। पीछे की क्लास में अगर बात की जाए तो हमने इटली के एकीकरण से पूर्व की 1815 ईस्वी में जो इटली की जो परिस्थितियों के बारे में जाना। 1815 ईस्वी में इटली की कैसी स्थितियां रहती है, जिस तरीके से हमने देखा कि इटली कैसे छोटे छोटे राज्यों में विभाजित होता है, जिसमें अधिकतर राज्यों द्वारा शासन जो ऑस्ट्रिया की अधीनता में किया जाता है, उसके मध्य जो पोप का राज्य होता है, और उसके अलावा जो दक्षिण में भी हमने जो बात की जो सिसिली राज्य होता है, सिसिली राज्य की अगर बात की जाए तो वो जो प्रमुख बाधा होती है अगर बात की जाए हमने तो नेपल्स और सिसिली राज्य तो दक्षिण में रहते हैं, जिसका हमने जिक्र किया। पिडमांट और सार्डिनिया जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में रहते हैं इटली के। उसके अलावा जो बात की हमने पिडमांट और सार्डिनिया के अलावा जो बात की जाए उत्तर पूर्व में जो लोम्बार्डी और वेनेशिया होते हैं, जिसके तहत ये इटली छोटे छोटे राज्यों में विभाजित होता है। और नेपोलियन के आक्रमण के पश्चात अगर बात की जाए, उसके पश्चात इटली में जो एकीकरण यानी राष्ट्रीयता की भावना जागृत होती है। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रहती है? नेपोलियन की रहती है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इटली के एकीकरण के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी थी, यानी कि उस एकीकरण को रोकने के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे, उनके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो मूल रूप से अगर बात की जाए, सबसे बड़ा कारण अगर माना जाए इटली के एकीकरण में कि सबसे बड़ी बाधा कौन सी थी, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सबसे बड़ी बाधा जो ऑस्ट्रिया देश थी। अगर बात की जाए चतुर्राष्ट्र देशों का जो संघ था, उसके तहत ऑस्ट्रिया भी जिनमें प्रमुख था। और ऑस्ट्रिया का जो बात की जाए चांसलर मेटरनिक और ऑस्ट्रिया राज्य ही जो इटली के एकीकरण में प्रमुख बाधा के रूप में थे। तो आज हम जो बात की, जो वियना सम्मेलन के पश्चात किस तरीके इटली के राज्यों में जो इटली को छोटे छोटे राज्यों में विभाजित कर दिया गया और वहाँ पे जो राजतंत्र की स्थापना, निरंकुश राजतंत्र की स्थापना इन चतुर्राष्ट्र देशों के द्वारा जो कर दी गई। और समय समय पर देखे होगे तुम, यूरोप की संयुक्त व्यवस्था के द्वारा क्या किया जाता है, जो इटली में दखल दिया जाता है। तुम देखोगे ऑस्ट्रिया के द्वारा जो जैसे जैसे इटली के राज्यों में विद्रोह होते हैं, उन विद्रोह का ऑस्ट्रिया के द्वारा अपनी सेना के द्वारा सेना भेजकर क्या करवा दिया जाता है? दमन करवा दिया जाता है। तो बात करते हैं इटली के एकीकरण की प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी थी, यानी कि जो मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाएं जो समस्याएं थी उनका जिक्र करें। एक तो उत्तरी भाग में ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व है, जैसे हमने पिडमांट और सार्डिनिया की बात की थी, वेनेशिया और लोम्बार्डी की बात की थी। तो उन क्षेत्रों पे अधिकार जो बात की जाए किसका था? ऑस्ट्रिया का। और ऑस्ट्रिया की अधीनता में उन राज्यों के अगर बात की जाए शासकों के द्वारा क्या किया जाता? शासन किया जाता था। तो वो किसके प्रति स्वामी भक्त होते हैं? ऑस्ट्रिया के प्रति स्वामी भक्त होते हैं। जनता के द्वारा जब जब विद्रोह किया जाता है तो वहाँ के शासकों के द्वारा किससे? ऑस्ट्रिया से मदद मांग ली जाती है और ऑस्ट्रिया के द्वारा जो अपनी सेना भेजकर विद्रोह का क्या कर दिया जाता है? दमन कर दिया जाता है। और ऑस्ट्रिया उन क्षेत्रों को छोड़ने के लिए कतई तैयार नहीं होता है। तो ये एक तो इटली के जो एकीकरण में सबसे बड़ी प्रमुख बाधा होती है, जिसके तहत अगर बात की जाए परमा, मोडेन और टस्कनी राज्यों का भी हमने जिक्र किया था, जो स्वतंत्र राज्य होते हैं। हालांकि स्वतंत्र होते हुए भी जो ऑस्ट्रिया के आधिपत्य में ही जो इनके द्वारा क्या किया जाता? शासन किया जाता। अब यहाँ के जो शासक होते हैं, इनके संबंध जो ऑस्ट्रिया का हैप्सबर्ग होता है, हैप्सबर्ग के शासक के द्वारा क्या किया जाता है? शासन किया जाता है। उस हैप्सबर्ग के शासकों के साथ क्या इसके संबंध जो मित्रता, इनके शासकों के मैत्री संबंध होते हैं और जो संबंधी भी होते हैं। इनके परमा, मोडेन, टस्कनी के जो शासक होते हैं, ऑस्ट्रिया के राजा है, उसके क्या होते हैं? ये संबंधी होते हैं और कुछ मित्र होते हैं। तो अब इनके द्वारा जो इनके बीच में घनिष्ठ संबंध होते हैं ऑस्ट्रिया और इन राज्यों के शासकों के बीच में। और ऑस्ट्रिया समय समय पर इन शासकों की क्या करता रहता है? सैन्य सहायता करता रहता है। अगर यहाँ की जनता के द्वारा ऐसी मांग की जाए तो उस विद्रोह का कुचल दिया जाता है। और वैसे भी ऑस्ट्रिया तुमने देखा कि राष्ट्रीयता भावना का क्या होता है? विरोधी होता है, पूर्ण विरोधी होता है। और गणतांत्रिक व्यवस्था या लोकतांत्रिक व्यवस्था का भी पूर्ण विरोधी होता है।
तो इन परिस्थितियों में ये भी बड़ी समस्या थी कि इन राज्यों के जो शासक है वो क्या है, ऑस्ट्रिया के शासक के क्या होते हैं, संबंधी और मित्र होते हैं, और इनमें क्या होती है, घनिष्ठता और एकता होती है, ये सबसे बड़ी बाधा होती है। अब जो नेपल्स और सिसिली, जो इटली के दक्षिणी भाग में स्थित दो राज्य, यहाँ पे बुर्बो वंश का शासन होता है। और बुर्बो वंश कहाँ का होता है, फ्रांस का होता है। तुमने देखा कि लुई 14वां किस वंश का होता है, बुर्बो वंश का ही होता है। तो अब अगर यहाँ की जनता के द्वारा प्रयास किया जाए तो हो सकता है इन यहाँ के जो शासक है वो क्या, फ्रांस के शासक से क्या कर ले, जो संबंध स्थापित कर ले, और पुनः जनता के समक्ष समस्या हो जाए, देशभक्तों के समक्ष समस्या आ जाए। तो ये भी एक इटली के एकीकरण में बाध्य थे, और ये कतई नहीं चाहते थे अपने स्वतंत्र राज्य को जो बनाए हुए रखना चाहते थे, निरंकुश राजतंत्र की स्थापना यथावत रखना चाहते थे। अब एक तो छोटे छोटे राज्य, अब छोटे छोटे राज्यों, जैसे मैजिन ने भी कहा था, तुमने देखा कि हमारा कोई महत्व नहीं है, हमारा कोई महत्व नहीं है, न तो हमारा कोई राजनीतिक महत्व है, न कोई जो यूरोपीय राष्ट्रों में हमारा कोई महत्व है। ये बात उसके द्वारा कही जाती है कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहता है। तो वो कहता है कि छोटे छोटे राज्यों में, 8 राज्यों में विभाजित है, और उसके अलावा अलग अलग मुद्राएं हैं जो हमें क्या बना देती है, अजनबी। तो ये छोटे छोटे राज्य, अब इनमें जो प्रांतीयता की जो क्या रहती है, जो प्रांतीयता की भावना रहती है, अलग अलग अपने अपने प्रांत के प्रति क्या होते हैं, वो स्वामी भक्त होते हैं। वहाँ के रहने वाले कुछ एक लोग होते हैं, शासक होते हैं, तो वो प्रांत को ही प्रेम करते हैं, न कि ऐसे विशेष जो बड़े दीर्घ राज्य की निर्माण की जो सोच रखते हैं। तो अपने प्रांत के प्रति उनके द्वारा क्या जो प्रेम प्रकट किया जाता है। ये छोटे छोटे राज्य, इनको मिलाना भी बहुत बड़ी मुश्किल होती है। जैसे कि तुम देखोगे भारत का भी अगर बात की जाए, भारतीय रियासतों का एकीकरण किया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, तो उनके समक्ष भी कितनी जो समस्याएं आती है स्वतंत्रता के पश्चात। तो यही समस्याएं इटली के एकीकरण में थी। और उसके अलावा सबसे बड़ी समस्या तो मेटरनिक बैठा था। मेटरनिक की अगर बात की जाए तो मेटरनिक कौन, वो ऑस्ट्रिया वाला प्रधानमंत्री, वो तो घोर विरोधी था, गणतांत्रिक व्यवस्था का घोर विरोधी था। और ऑस्ट्रिया का जो इटली के छोटे छोटे राज्यों पर क्या होता है, अधिकार होता है। जैसे देखोगे तुम, नेपोलियन के द्वारा जो इटली का अभियान किया जाता है, इसी कारण से तो किया जाता है कि इटली में स्थित जो ऑस्ट्रिया के छोटे छोटे राज्य होते हैं, तो उनको जो ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए उसके राज्यों को जीता जाता है। अब मेटरनिक क्या होता है, जो क्रांति का और इस राष्ट्रीयता भावना का और लोकतंत्र का, उदारवाद का घोर विरोधी होता है। और ये सबसे बड़ी समस्या होती है किसके लिए, जो इटली के एकीकरण। मेटरनिक जगह जगह तुम देखोगे समय समय पर जो भी विद्रोह होते हैं, क्रांतिकारी गतिविधियां होती है, उनको जो शक्ति के साथ मेटरनिक के द्वारा क्या कर दिया जाता है, कुचलवा दिया जाता है। उसके अलावा इटली के मध्य पोप का राज्य। अब इटली के सेंटर में बीचों बीच बैठा है कौन, पोप बैठा है, जो धार्मिक गुरु है। धार्मिक गुरु के राज्य को सभी जो शासकों के द्वारा और सभी राज्यों के द्वारा क्या दे दी जाती है, मान्यता दी जाती है। अब रोमन कैथोलिक जो जनता है उसका क्या होता है, सर्वेसर्वा होता है, धर्मगुरु होता है कौन, जो पोप होता है। अगर इसका अपमान कर दिया जाए या उसके राज्य के विलय की, पोप के राज्य की विलय की बात कर ली जाए, तो सारी यूरोपीय जनता क्या हो जाएगी, रोमन कैथोलिक जनता जो देशभक्तों के विरुद्ध हो जाएगी, इटली के लोगों के विरुद्ध हो जाएगी। और पोप के राज्य की रक्षा के लिए तो यूरोप के कई देशों के द्वारा, यानी कि रोमन कैथोलिक जितने भी देश हैं उनके द्वारा सैन्य सहायता भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि इटली के बीचों बीच स्थित होता है कौन सा, पोप का राज्य। अब राज्यों की अलग अलग परंपराएं, ट्रेडिशन की बात की जाए तो अलग अलग जो कल्चर है, जो छोटे छोटे राज्य होते हैं इनमें अलग अलग परंपराएं, रीति रिवाज देखने को मिलते हैं, कानून से संबंधित जो भी है। अब उनको एक करना एक बड़ी समस्या होती है। अब इन छोटे छोटे राज्यों में आपस में द्वेष की स्थिति भी रहती है, झगड़ते रहते हैं। अगर बात की जाए तो ये द्वेष की स्थिति भी बड़ी गंभीर होती है। और जनता में बात की जाए तो इन राज्यों में जो राष्ट्रीयता की भावना का अभाव होता है, ये जो प्रांतीयता की भावना यानी क्षेत्रवाद इनमें ज़्यादा हावी होता है। तो ये बड़ी समस्या, मेजर समस्या होती है कि इनको एक किया जाए। और एकीकरण को लेकर भी राजनीतिकों में, विद्वानों में, बुद्धिजीवियों में क्या होता है, मतभेद होता है देशभक्तों में कि भाई एकीकरण तो कर लेंगे, इसके पश्चात जो किस तरीके से एकीकरण किया जाए और कौन सी शासन व्यवस्था स्थापित कर दी जाए, ये जो सबसे बड़ी क्या बात की जाए, ये सबसे बड़ा मतभेद हमें देखने को मिलता है। अब ये राजनीतिक एकीकरण को लेकर मतभेद रहते हैं। इनमें कुछ राजनीतिज्ञ तो कहते हैं कि गणतंत्र की स्थापना होनी चाहिए, इटली का एकीकरण होने के पश्चात जो गणतांत्रिक व्यवस्था है वैसी स्थापना होनी चाहिए। इसके प्रबल समर्थक कौन होते हैं, मेजिनी इसके जो प्रमुख समर्थक होते हैं। और कुछ
कुछ देशभक्तों के द्वारा अगर राजनीतियों के द्वारा कहा जाता है कि पोप की अध्यक्षता में, जो पोप की अध्यक्षता है उसमें क्या होना चाहिए, जो पुनः जो संघीय व्यवस्था की स्थापना होनी चाहिए। ये जो कुछ समर्थक ये कहते हैं, ये मतभेद हमें देखने को मिलता है कि पोप को ही अध्यक्ष बना दो और उसकी अध्यक्षता में जो छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक संघ बना दिया जाए और ये संघीय व्यवस्था की स्थापना कर दी जाए। इसका प्रमुख समर्थक होता है जियोबर्टी होता है। जियोबर्टी इसका क्या होता है, प्रमुख समर्थक होता है। उसके अलावा जो कई लोग ये कहते हैं, राजनीतिक कहते हैं कि अभी लोगों को गणतांत्रिक व्यवस्था की क्या समझ नहीं है और ये गणतांत्रिक व्यवस्था के लिए अभी तक जो उपयुक्त समय नहीं है, धीरे धीरे लोगों को इसका जो समझ हो जाएगी उसके पश्चात गणतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए। वर्तमान समय में जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था है उसी की पुनः स्थापना कर देनी चाहिए। उसी के नेतृत्व में क्या करना चाहिए, इटली का एकीकरण करना चाहिए। तो इन बातों को लेकर भी, इटली के जो एकीकरण को लेकर भी आगे मतभेद होता है। ये प्रमुख जो इटली के एकीकरण में आने वाली क्या होती है, बाधाएं, समस्याएं होती है। अब इसके पश्चात बात कर लेते हैं इटली के एकीकरण के प्रयास, वहाँ के देशभक्तों के द्वारा अगर बात की जाए तो किस तरीके से जो इटली के एकीकरण के प्रयास किए जाते हैं। हालांकि शुरुआती दौर में तो वो असफल ही रहते, लेकिन जो राष्ट्रीयता की भावना और चेतना की भावना उनके द्वारा क्या कर दी जाती है, जागृत कर दी जाती है। अब इसके प्रयास में अगर बात की जाए तो सबसे पहले इनके द्वारा जो गुप्त संस्था की स्थापना की जाती है और वो जो प्रमुख गुप्त संस्था उस समय की जो बात की जाए, कॉर्बोनरी जो गुप्त संस्था है, ये कॉर्बोनरी गुप्त संस्था की स्थापना कर दी जाती है इटली के देशभक्तों के द्वारा और इटली के कुछ राजनीतिक बुद्धिजीवियों के द्वारा। अब ये गुप्त जो संस्था है ये इटली में सक्रिय हो जाती है और लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को क्या करती है, जागृत करती है। और ये जो राजतंत्रात्मक, निरंकुश, अत्याचारी और शोषणकारी व्यवस्था होती है, इनका विरोध, इसका विरोध इनके द्वारा किया जाता है। इस कॉर्बोनरी संस्था की बात की जाए तो इसका मुख्यालय तो होता है नेपल्स में। नेपल्स तो कहाँ स्थित था, नेपल्स तो दक्षिणी इटली में स्थित था। बात की जाए तो दक्षिण इटली में यहाँ का, और इसके अलावा इसकी जो संपूर्ण इटली में जो छोटे राज्यों में बात की जाए, संपूर्ण इटली में इसकी शाखाएं स्थापित कर दी जाती है और ये लोग आपस में जुड़ जाते हैं। इस संस्था में कई लोग जुड़ते हैं और ये गुप्त रूप से क्या करते हैं, कार्य करते हैं कि किस तरीके से इटली का एकीकरण किया जाए। इस संस्था के मुख्यतः दो उद्देश्य होते हैं, हालांकि मुख्यतः दो उद्देश्य माने जाते हैं। एक तो कि विदेशियों को इटली से बाहर निकालना। विदेशियों की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप है, फ्रांसीसियों का हस्तक्षेप है, उसके अलावा रूस का हस्तक्षेप है या अन्य देशों का जो भी हस्तक्षेप रहता है, उनको क्या है, उस हस्तक्षेप को समाप्त करना और इटली के में जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सत्ता की स्थापना करना, इनका मुख्य उद्देश्य रहता है। तो ये और मूलतः अगर बात की जाए तो इसमें ऑस्ट्रिया ही है जिसको विदेशी नाम से संबोधित करते हैं कि किस तरीके से ऑस्ट्रिया को बाहर निकाला जाए। और ये चाहते हैं कि वैधानिक स्वतंत्रता की स्थापना कर दी जाए, यानी कि जो बात की जाए प्रभुत्व संपन्न सत्ता जो इटली की है सत्ता, वह अगर बात की जाए इटली के ऐसी व्यवस्था स्थापित की जाए जो अपने फैसले खुद ले सके। इसे ही क्या कहते हैं, वैधानिक स्वतंत्रता की स्थापना करना चाहते हैं। इस तरीके से बात की जाए तो इस संस्था के द्वारा, इस संस्था में सभी वर्गों के लोग शामिल थे। इटली में अगर बात करें सभी वर्गों के लोग, चाहे उच्च वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, चाहे निम्न वर्ग के लोग शामिल थे। और इस संस्था के नेतृत्व में ही बात की जाए 1831 ईस्वी तक जो बात की जाए इटली का राष्ट्रीय आंदोलन चलता है। और इनके द्वारा, हालांकि इनके जो प्रयास खूब इनके द्वारा किए जाते हैं, ये सफल नहीं होते, लेकिन शुरुआती दौर अगर बात की जाए तो इन्हीं के द्वारा जो इटली में जो राष्ट्रीय आंदोलनों का प्लेटफॉर्म इनके द्वारा तैयार कर दिया जाता है। 1831 ईस्वी तक स्वतंत्रता संग्राम इन्हीं के नेतृत्व में चलता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने देखा कि इटली के एकीकरण में आने वाली जो महत्वपूर्ण बाधाएं हैं उनका जिक्र किया, जिसके तहत ऑस्ट्रिया इसमें सबसे बड़ी बाधा होती है, क्योंकि ऑस्ट्रिया का अगर बात की जाए इटली के छोटे छोटे राज्यों पे अधिकार होता है। मूलतः जो उत्तरी इटली के राज्य होते हैं, जिसमें बात की जाए तो तुम्हारे लोम्बार्डी है, वेनेशिया है और सार्डिनिया है, पिडमांड है, इन पे अधिकार होता है। और उसके अलावा बात की जाए जो परमा है, मर्डनी है और टस्कनी है, इन राज्यों के जो शासक होते हैं, जो ऑस्ट्रिया का शासक होता है उसके क्या होते हैं, सगे संबंधी होते और उसके मित्र होते। तो ये समस्याएं मूल रूप से अगर बात की जाए इनके बीच में रहती है। फिर हम देखेंगे किस तरीके से जो एकीकरण को लेकर भी मतभेद रहता है राजनीतिज्ञों में और विद्वानों में कि एकीकरण के पश्चात गणतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना होनी चाहिए या पोप की अध्यक्षता में जो बात की जाए
संघात्मक व्यवस्था का निर्माण होना चाहिए। कुछ ये कहते हैं कि पुनः राजतंत्रात्मक व्यवस्था जो उसकी स्थापना होनी चाहिए, उसमें सुधार करते हुए, और उसके अलावा जो इनके द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं, जो बात हमने प्रयासों की बात की, प्रयासों के तहत जो इनके द्वारा कॉर्बोनरी संस्था की स्थापना की जाती है, जिसके उद्देश्य मूलतः दो उद्देश्य होते हैं। ये गुप्त संस्था होती है, और ये जो इटली में जो राजनीतिक चेतना, राष्ट्रीय चेतना का जागरण करने का कार्य करती है, और गुप्त रूप से इसके जो सदस्य क्या रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। और इसका जो मुख्यालय कॉर्बोनरी संस्था का तो नेपल्स में होता है, और इसकी इटली के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग शाखाएं होती है। इसके मूलतः दो उद्देश्य होते हैं, एक तो विदेशियों को इटली से बाहर निकालना और वैधानिक स्वतंत्रता की स्थापना करना। और इसी संस्था के नेतृत्व में बात की जाए 1831 ईस्वी तक इटली का स्वतंत्रता संग्राम चलता रहता है, इसके द्वारा ही नेतृत्व किया जाता है। ये शुरुआती दौर में जो इसके द्वारा जो एक ज़मीन तैयार की जाती है, बात की जाए प्लेटफॉर्म इनके द्वारा तैयार किया जाता है। इस तरीके से जो इन बाधाएं, ये प्रमुख बाधाएं थी, और इन बाधाओं के लिए जो इनके द्वारा इस तरीके से प्रयास किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी किसी तरह की समस्या और शंका हो तो आप निसंकोच जो अपने शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप है उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी बात पहुंचा सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।